हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके साथ सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022-23 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में है मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन बी में है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इस लेक्चर में हम आपके साथ सेक्शन ए, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ बिलोंग करता है, उसकी डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारे साथ दो स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कंजम्पशन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एंड द अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट एमपीसी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व जो है वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक, अगर हम स्टेटमेंट वन की बात करें तो वो बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट वन जो बोल रही है कि भाई इनकम और कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये बिल्कुल सही है। कंजम्पशन और इनकम का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से वो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। वो स्ट्रेट लाइन इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो एमपीसी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। जब एमपीसी हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं तो आपके सामने जो कंजम्पशन कर्व आएगी वो लीनियर आएगी। लीनियर मींस कि वो एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी। सो ये आपने ऑलरेडी कंजम्पशन कर्व जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसमें आपने ये चीज स्टडी की होगी। सो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वन, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बतला दें कि आपको अगर एमपीसी कांस्टेंट ना हो ना, तो जो कंजम्पशन कर्व है वो लीनियर नहीं होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो स्टेटमेंट वन में जो भी हमें गिवन है वो बिल्कुल ठीक है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट में जो बतलाया गया है कि एडी कर्व और कंजम्पशन कर्व पैरेलल होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। बिकॉज जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है और जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है उन दोनों का सम होती है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, वो इनकम के साथ चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपके साथ एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है हमारी इनकम और इस इनकम हमने लिख ली, ठीक है जी। उसके बाद ये आपकी है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, ये आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ये आपकी कंजम्पशन कर्व है, ठीक है, ये आपकी कंजम्पशन कर्व होगी, ये आपकी कंजम्पशन कर्व, ठीक है। अब आपकी जो एडी है वो क्या है, सी प्लस ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ये आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जितनी ये वैल्यू है वो आप सी में ऐड कर दें। ठीक, जब आप सी में ऐड करोगे तो इतनी वैल्यू है आपकी आई की, और जब ऐड होगा तो यहां से स्टार्ट होगी और ये बिल्कुल पैरेलल मूव करेगी, क्योंकि जो आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है। ठीक, तो जो एडी और सी में डिफरेंस है वो किस चीज का है, आई ए का। और आई ए जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट होती है इनकम के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता। तो दैट्स व्हाई एडी और जो आपकी कंजम्पशन कर्व है वो दोनों पैरेलल होंगे। और पैरेलल कब होंगे, जब हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनमस है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से हमने ये आंसर निकाला है कि बोथ स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, स्टेटमेंट वन भी और स्टेटमेंट टू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है, वो है कि ओइंग टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग rising crude prices due to supply side issues. Identify the most likely impact on the balance of payment situation of the Indian economy from the following. तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, ठीक है, सप्लाई साइड इशू है ये, ठीक है, तो उससे
उसकी वजह से वो क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना कि उसका इंडिया के बीओपी सिचुएशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हमारे साथ 4 ऑप्शंस हैं। प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया विल राइज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल्स इन इंडिया विल राइज, इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स इन इंडिया विल राइज, आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स फ्रॉम इंडिया विल राइज। तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं अगर वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया विल राइज, इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनता, ठीक है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के साथ। और हम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया जो है वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल्स इन इंडिया विल राइज, ये भी हम नहीं बोल सकते कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं सप्लाई साइड इशू की वजह से, ठीक है, उससे प्रोडक्शन एंड सेल बढ़ेगी साइकिल्स की, ठीक है, क्योंकि वो एक जो इंपैक्ट है रशिया यूक्रेन, ये कोई लॉन्ग टर्म तो नहीं है कि ये नो डाउट एक इशू है, एक क्राइसिस है, बट ये क्राइसिस सदा के लिए या फॉर एवर तो रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल्स इन इंडिया विल राइज, नो डाउट, ये इसका रिलेशनशिप हम इसके साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स इन इंडिया विल राइज, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो लास्ट ऑप्शन है आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स फ्रॉम इंडिया विल राइज, ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जब जो आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है, उनके प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, तो इंडिया को जो क्रूड ऑयल की पेमेंट है, जो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसकी पेमेंट करने के लिए पहले से ज्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से ज्यादा डॉलर मतलब आउटफ्लो होंगे। सो दैट्स वाई ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक इसका आंसर, इसकी वजह ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, इसकी वजह से जो फियर और एक अनसर्टनिटी का जो, ठीक है, माहौल है वो इकॉनमी में क्रिएट होता है, जिससे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट फियर और अनसर्टनिटी की वजह से निकालना चाहते हैं। तो उस वजह से भी आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया हो सकता है, ठीक है। सो ये कारण है जिसकी वजह से हम डी ऑप्शन को सही मानते हैं। जितने भी और रीजन दिए हुए हैं, जितने भी और ऑप्शंस हैं, उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है डी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फॉर लैंडिंग पर्पसेस, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, LIC, RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं जो हमारे से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि कमर्शियल बैंक्स इसका आंसर है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज नॉट अ बैंक। RBI जो है वो सेंट्रल बैंक है, वो जनता के साथ, ठीक है जी, डील नहीं करती। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती, ठीक है, क्योंकि वो कोई बैंक नहीं है, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट है हमारे पास। पहली स्टेटमेंट है कि एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया will be recorded on credit side of current account. Statement 2 है foreign direct investment in India will be recorded on credit side of capital account. In the light of given statements, choose the correct alternative. तो सबसे पहले हम जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उन दोनों स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सो स्टेटमेंट 1 जो है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल जो है सही है स्टेटमेंट 1, क्योंकि जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना,
जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो करंट अकाउंट में ही आता है, ठीक है। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे सर्विसेज का, तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हमारे लिए एक रिसीट है, वो हमारे लिए एक रिसीट्स क्रिएट करेगा, ठीक है। और रिसीट्स को हम क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं, वो करंट अकाउंट के साथ कैपिटल अकाउंट के साथ रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन इंडिया है, इन इंडिया मतलब इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो मींस इंडिया को वो पैसा मिला है, ठीक है। रिसीव, इंडिया ने रिसीव किया है, तो वो भी क्रेडिट साइड पे ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट में हम वो सारी रिसीट्स को इंक्लूड करते हैं जो इंडिया रिसीव करता है, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और जो डेबिट साइड होता है उसमें आएंगी पेमेंट्स, यानी कि जो आउटफ्लो है वो आएगा डेबिट साइड पे। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है, इसलिए आंसर आपका आएगा तीसरा, सी ऑप्शन, की बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके साथ कि स्टेटमेंट 1 है कि नेट इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 कैपिटल इज फ्लो कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स ये दोनों स्टेटमेंट ही जो हैं वो गलत हैं। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फ्लो होती है, जो कैपिटल होती है वो स्टॉक कंसेप्ट है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स ही रॉन्ग हैं। सो इसका जो डी जो हम ऑप्शन लगाएंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके साथ कि रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो ये आपको आपके साथ 4 ऑप्शंस हैं, मतलब आउटपुट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, प्रोडक्शन, आउटपुट, डिस्पोजिशन, वेल्थ और डेवलपमेंट। इसका आंसर हम जो है वो देखें कि उसने फिलिंग हमको ब्लैंक क्या दी हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। सो सबसे पहले हम आपको 3 फेज के बारे में बतला दें कि जो 3 फेजेस होते हैं ना, जो 3 फेजेस हैं, सबसे पहले जनरेशन फेज, ठीक है जी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और थर्ड फेज होता है जिसमें हम इनकम को डिस्पोज करते हैं, इनकम को डिस्पोज करना, जिसे हम डिस्पोजिशन फेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आएगा डिस्पोजिशन फेज, ठीक है जी। और नेशनल डैश, नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वो सबसे पहले होता है कि हम नेशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेशनल आउटपुट नेशनल इनकम को जनरेट करती है, नेशनल इनकम को जनरेट करती है। नेशनल इनकम को बाद में हम खर्चते हैं, जिसको हम नेशनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। ये फिर जो साइकिल है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेशनल आउटपुट यहां पे आएगा, नेशनल आउटपुट, और फिर नेशनल इनकम, फिर नेशनल एक्सपेंडिचर। जो नेशनल आउटपुट है वो जनरेशन फेज होता है, वो जनरेशन फेज है जिसमें हम आउटपुट जनरेट करते हैं। नेशनल इनकम, जिसमें जो नेशनल आउटपुट हमने जनरेट की उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से होगी, जिस हिसाब के साथ आपकी नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। नेशनल एक्सपेंडिचर मींस जो आपने इनकम अर्न की है उसको आप खर्चोगे, डिस्पोज ऑफ करोगे, ठीक है। तो नेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो डिस्पोजिशन फेज के साथ रिलेटेड है। तो अब हमारे साथ जो ऑप्शन सही फिट बैठती है वो है ए, कि यहां पे आउटपुट आ गई, नेशनल आउटपुट, और लास्ट जो आपका फिलिंग द ब्लैंक था वो था प्रोडक्शन फेज, सॉरी नॉट द ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, आउटपुट और डिस्पोजिशन, ठीक है जी। हमने यहां पे आउटपुट और यहां पे
disposition. So C option is the right answer. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आउटपुट और यहां पे नेशनल इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहां पे नेशनल एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज. ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4 एंड द ऑटोनमस कंजम्पशन इज ₹30 करोड़, द रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन वुड बी. ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन हमने ड्रॉ करना है. कंजम्पशन फंक्शन में दो चीजें होती हैं. ठीक है, मेन कंपोनेंट एक तो होता है ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और यहां पे एक वैल्यू होती है एमपीसी की, और यहां पे होता है वाई. वाई स्टैंड्स फॉर इनकम. ये है आपकी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन. तो आपको ऑटोनमस कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है, दैट इज 30 करोड़. ठीक है, प्लस एमपीसी आपको फाइंड आउट करनी है. और एमपीसी कैसे आएगी? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज गिवन. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के के साथ डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपी सी. ठीक है, और ये वैल्यू आपकी है 4/1 माइनस एमपी सी. ठीक है जी, इस चीज को आप इस साइड लेके जा सकते हो. क्लियर? तो फिर 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1. ठीक है जी, तो -4 एमपीसी 1 माइनस 4, तो -4 एमपीसी इज इक्वल टू -3, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, और एमपीसी की वैल्यू आएगी 3/4. सो 3/4 इज 0.75y. सो दिस इज द इक्वेशन, और आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. अगर आपने एमपीसी थोड़े इजी मेथड से निकालनी है तो वो ऐसे भी हो सकती थी कि आप ऐसा करो कि मल्टीप्लायर का जो सेकंड फॉर्मूला है वो यूज करो, एमपीएस. ठीक है, और फिर आपको जो मल्टीप्लायर 4 है, ठीक है, 1/MPS, और MPS की वैल्यू आ जाएगी 1/4. 1/4 इज 0.25. ठीक, और ये रिलेशनशिप आपको सभी को पता ही है कि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू क्या है? 1. ठीक है, MPS की वैल्यू है 0.25 और MPC आपका आ जाएगा 1 में से 0.25 आप माइनस कर दो और आपके साथ 0.75 आ गया. ठीक है, जो आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे MPC की वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ MPS. ठीक, सो स्टेटमेंट है नेशनल इंक्रीज इन नेशनल इनकम यानी कि डेल्टा वाई. ठीक है, जो इंक्रीज इन नेशनल इनकम है, ठीक है, जो इंक्रीज इन नेशनल इनकम है वो है बिल्कुल इक्वल इंक्रीज इन कंजम्पशन के. ठीक है, क्लियर, ये दोनों इक्वल हैं. अब हमसे क्वेश्चन है कि MPS की वैल्यू क्या होगी. ठीक, तो आपको पता है कि MP जो C का फॉर्मूला है वो है डेल्टा C ओवर डेल्टा Y. अगर डेल्टा C और डेल्टा Y दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो आंसर आएगा MPC का 1. और जो MPS होती है वो होती है 1 माइनस MPC. तो 1 में से 1 माइनस किया 0, तो आंसर आएगा D इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ, कि मनी सप्लाई इंडिया में कैसे इंक्रीज हो सकती है. फर्स्ट ऑप्शन है कि RBI इंजेक्ट मोर मनी इन सर्कुलेशन, ये वाला हो गया. द कमर्शियल बैंक्स एक्सपैंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन.
टैक्स रेट्स आर रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द बैंक रेट। तो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो सकती है, आरबीआई अगर ज्यादा मनी इंजेक्ट करे सर्कुलेशन में, और कमर्शियल बैंक्स अगर अपना क्रेडिट क्रिएशन एक्सपैंड करते हैं तो भी मनी सप्लाई में इंक्रीज होगी। और जो टैक्स रेट्स है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को कम करेगा तो ये भी इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज करेगा, ठीक। और फोर्थ ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द बैंक रेट। अगर बैंक रेट इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, वो इंक्रीज नहीं होगी, वो डिक्रीज होगी। तो फोर्थ ऑप्शन तो सही नहीं है। तो तीन ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है जी, ऑल्टरनेटिव से हिसाब से, ठीक है। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। तो हम 1, 2 एंड 3 आर जो है वो ऑप्शन पे टिक लगाएंगे कि तीनों जो आंसर हैं वो सही हैं। तीनों की वजह से मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर आरबीआई इकॉनमी में मोर मनी इंजेक्ट करे तो भी, कमर्शियल बैंक्स अगर क्रेडिट एक्सपैंड करेंगे तो भी, अगर सेंट्रल बैंक टैक्स रेट में कमी करेगी तो भी जो है वो मनी सप्लाई बढ़ेगी। क्योंकि अगर सपोज करो 100 करोड़ रुपए जो है वो इनकम थी, पहले टैक्स 30% था, और 100 करोड़ इनकम में से जनता के पास सिर्फ थे 70 करोड़, 30 करोड़ रुपया गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्स लेकर चली गई। अगर गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस करेगी, सपोज 20% करती है, तो अब गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा? 20 करोड़। जनता के पास कितना रहेगा? पब्लिक के पास मनी कितनी रहेगी? 80 करोड़। और जो मनी सप्लाई है वो टैक्स के रिड्यूस होने से, रफली अगर हम बात करें तो टैक्स अगर हम रिड्यूस करते हैं 30 to 20%, तो सिंपली जो फर्स्ट इंपैक्ट हमें दिखता है वो है कि 10 करोड़ के साथ आपकी मनी सप्लाई, जो मनी इन सर्कुलेशन है वो बढ़ गई, ठीक है। जो पब्लिक के पास जो मनी की अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी बाय 10 करोड़। दैट्स वाई टैक्स रेट की कमी से भी जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन जो हैं 1, 2 एंड 3, जिसमें जो ए ऑप्शन में दी गई हैं वो सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टेबल है, तो टेबल में आपको ईयर एंड 2010 और 2020 और आपको विजिबल एक्सपोर्ट्स गिवन है। 2010 में विजिबल एक्सपोर्ट्स हैं 280 और विजिबल इंपोर्ट्स हैं 240, और इन दोनों के डिफरेंस से अगर आप विजिबल एक्सपोर्ट में से विजिबल इंपोर्ट्स को माइनस करोगे तो आपके साथ में आएगा बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो 2010 का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आ गया 40, क्योंकि 280 माइनस 240 वो 40 प्लस आ गया। और 2020 में जो आपके बीओटी की वैल्यू है वो आएगी 580 माइनस 460, तो वो आएगा आपके सामने 120, ठीक है, 120। तो अब हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। स्टेटमेंट में पहला है ऑप्शन इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, सेकंड है इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस इन इनविजिबल आइटम्स, डिटेरियोरेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर कट है कि 2010 के कंपैरेटिवली 2020 में हमारा बीओटी जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो इंप्रूव हुआ है, ठीक है ना, 40 से 120 चला गया, ठीक है जी। तो पहली ऑप्शन ही आपकी सही है, बाकी सभी ऑप्शंस इररिलेवेंट हैं जो कि इसमें बतलाई नहीं गई, ठीक है, जो दिख नहीं रहा, वो ए ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके सामने करंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, विजिबल, ठीक है जी, ठीक है जी, विजिबल एक्सपोर्ट्स गिवन है, विजिबल इंपोर्ट्स गिवन है, ठीक है,
इनविजिबल एक्सपोर्ट्स गिवन है, इनविजिबल इंपोर्ट्स गिवन है, नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस है आपके साथ। उन्होंने हमको बैलेंस ऑन करंट अकाउंट पूछा है कि कितना आएगा। तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, पहले तो जो विजिबल एक्सपोर्ट है उसमें से विजिबल इंपोर्ट माइनस करो, ठीक है, तो वो आएगा 100 माइनस 150, ठीक है जी, वो आ गया आपके सामने -50, ठीक है जी, -50 आ गया, डन। ये दो चीजों से हमको बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड मिल गया। अब हम निकालेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। जो इनविजिबल ट्रेड है उसमें से हमने क्या करना है कि जो आपके इनविजिबल एक्सपोर्ट्स हैं उनमें से इनविजिबल इंपोर्ट्स माइनस कर दो, तो ये आ गया आपके साथ 40, ठीक है। पहले था -50, जो विजिबल ट्रेड का बैलेंस था वो था -50, जो इनविजिबल ट्रेड का बैलेंस है वो है 40, ठीक है। उसके बाद आपको नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस जो गिवन है दैट इज है 15, ठीक है। और जो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट होता है, ठीक है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, उसमें से आपका विजिबल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस है, ठीक है, वो आएगा, वो है हमारे पास -50। उसमें आप इनविजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो, ठीक है जी, बैलेंस है वो ऐड करो, और प्लस जो करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस है, नेट करंट ट्रांसफर्स है, वो ऐड कर दो, ठीक है। और आपके साथ जो टोटल वैल्यू आएगी दैट इज 5, ठीक है। और 5 के साथ साइन कौन सा आया, पॉजिटिव, इट मींस सरप्लस है 5 का, ठीक है जी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके सामने असर्शन है और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहली असर्शन है कि एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंट्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट वेयर एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। रीजन है कि एट इक्विलिब्रियम लेवल एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले असर्शन रीजन को पढ़ने के बाद आपने ये महसूस किया होगा कि जो असर्शन में जो दिया वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो एक्स पोस्ट कंसेप्ट होते हैं वो होते हैं आफ्टरवर्ड्स, यानी कि वो एक्चुअल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो एक्स एंटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो एस्टिमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एस्टिमेट्स एट द बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस वो प्लान्ड वैल्यूज को शो करते हैं। सो जो असर्शन में गिवन है बिल्कुल ऑपोजिट गिवन है कि एक्स पोस्ट को उन्होंने प्लान्ड बताया है और एक्स एंटे को उन्होंने एक्चुअल बतलाया है, ठीक है। इसलिए असर्शन बिल्कुल गलत है। और जो रीजन है, जो रीजन में स्टेटमेंट दी हुई है वो बिल्कुल ठीक है कि ये बिल्कुल ठीक है कि इक्विलिब्रियम में जो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है बोथ आर इक्वल होते हैं, और जो एक्स एंटे, ठीक है, जो प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सो इसलिए जो आंसर बनेगा उसमें आपका जो असर्शन है वो रॉन्ग है, जो रीजन है वो ठीक है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन हम बनाएंगे डी, assertion A is false but reason is true. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की assertion और रीजन है हमारे पास, ठीक है। और assertion रीजन में पहली assertion है कि सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। रीजन है saving function refers to the functional relationship between saving and income.
तो स्टूडेंट सबसे पहले ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि एक ऑप्शन है हमारे पास कि जो असर्शन है उसका जो रीजन है क्या वो ट्रू एक्सप्लेनेशन है, कि असर्शन की ट्रू एक्सप्लेनेशन रीजन में स्टेटेड है और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक सेविंग कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, यहां पे आपकी इनकम होगी। ठीक है जी, यहां पे आपकी सेविंग है और ये है आपकी सेविंग कर्व। ठीक, और सेविंग कर्व ने नेगेटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट लिया। ठीक है, जब आपकी इनकम जीरो थी, और इसका कारण होता है कि जब आपकी इनकम जीरो है तब भी इकोनॉमी में एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जरूर होती है, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, और उस ऑटोनोमस कंजम्पशन की हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन की मान लो सपोज आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन की जो वैल्यू है दैट इज 100 है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 100 है, ठीक है जी, और इनकम आपकी जीरो है, तो वो जो आपने खर्चा किया 100 रुपी कॉरस्पॉन्डिंग टू जीरो लेवल ऑफ इनकम, वो कहां से आएगा? तो उतनी अमाउंट से आपकी जो सेविंग है वो माइनस में चली जाएगी। ठीक, ठीक है, असर्शन इज ट्रू। असर्शन को तो हमने ठीक है एक्सप्लेन कर दिया। अब रीजन पे आओ। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ये बिल्कुल सही है कि जो सेविंग कर्व होती है, जो सेविंग फंक्शन है, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ क्या भी इनकम, ये भी ट्रू है। अब ये देखना है कि जो असर्शन में स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है क्या वो रीजन में गिवन है या नहीं है, तो वो है नहीं। मतलब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन में जो एक्सप्लेनेशन है वो ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए को एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि सेविंग कर्व नेगेटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट होती है जब आपकी इनकम जीरो होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से। जो ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू होती है उसकी वजह से, वो रीजन में कहीं नहीं बतलाया गया। इसलिए आपका जो असर्शन है वो ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट जो रीजन में स्टेटमेंट है वो असर्शन की ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। ठीक है जी, बी, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है जी, असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी there are two firms A and B. Firm A sold goods for rupees 2000 to firm B and purchased goods for rupees 1000. Firm B exported goods for 2500 and had domestic sale of 1500. Calculate NDP at MP price, at MP मार्केट प्राइस पे, है ना, इफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 200। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने एनडीपी एट एफसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो कैसे निकलेगी देखो। सबसे पहले आप जो वैल्यू एडिशन है फर्म ए की, वो आप फाइंड आउट करो। ठीक है, वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन के लिए आपको चाहिए सेल। ठीक है, टोटल सेल चाहिए, प्लस चाहिए चेंज इन स्टॉक, ठीक, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और परचेजेस। ठीक है जी, तो अगर आप नोटिस करें तो फर्म की जो सेल है
लिखा ना, फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000 टू फर्म बी, कि 2000 की जो सेल है वो बी को है, ठीक है, और कोई सेल गिवन नहीं है ए की, ठीक, तो यही उसकी टोटल सेल होगी, ठीक है। चेंज इन स्टॉक स्टूडेंट्स गिवन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक है ही नहीं, तो हम इसको जीरो मानेंगे, ठीक है, अगर गिवन ही नहीं है तो, ठीक है जी। अब चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और परचेजेस कितनी है, ए की परचेजेस हैं 1000 की, तो 1000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1000, ठीक है जी। सो 1000 इज वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए। अब हम निकालेंगे वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी, बी फर्म की वैल्यू एडिशन। तो बी फर्म की हम टोटल सेल जो है पहले देखें, उसकी टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल, फिर उसमें हम ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, फिर हम उसमें माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन और परचेजेस, ठीक है जी। तो फर्म बी की जो टोटल सेल है उसमें फर्म बी ने जो गुड्स एक्सपोर्ट की हैं वो हैं 2500 की, ठीक है, और जो उसने डोमेस्टिक सेल की है वो है 1500 की, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके टोटल सेल आ जाएगी फर्म बी की। तो चेंज इन स्टॉक स्टूडेंट्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है इसकी कोई इंफॉर्मेशन, सो माइनस करें परचेजेस। तो परचेजेस देखो स्टूडेंट्स की आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ना फर्म बी की परचेजेस नजर नहीं आएंगी, बट आप ये देखो फर्म ए ने जो 2000 की गुड्स सेल की वो किसको की, फर्म बी को ना, तो इट मींस फर्म बी की परचेजेस कितनी हुई 2000 की, यानी कि फर्म ए ने जो बी को सेल की 2000 की वो फर्म बी की परचेज है, तो यहां पे वो परचेज लगाओ 2000, तो 2500 1500 4000, 4000 में से 2000 माइनस हुए तो हमारे पास आ गया 2000। सो हमारे पास दोनों फर्म्स की जो वैल्यू एडिशन है वो आ चुकी है। तो अब हम निकाल लें जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। सो जीडीपी एट एमपी निकलेगी दोनों फर्म्स की वैल्यू एडिशन को ऐड करके। सो वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए जो कि 1000 है, ठीक है, प्लस जो वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी है जो कि 2000 है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3000 जीडीपी। बट हमारे क्वेश्चन में हमको एनडीपी एट एमपी का क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जीडीपी एट एमपी है, जीडीपी मींस ग्रॉस, एन मींस नेट, तो आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ठीक है। तो 3000 में से 200 माइनस हो गए और हमारे पास आ गया 2800। सो 2800 इज द एनडीपी एट एमपी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें आपको जो क्वेश्चन है उसमें पहले तो ये आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि जो एक्सचेंज रेट है मार्केट अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है उसके द्वारा डिसाइड होती है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड होती है एक्सचेंज रेट। उसके लिए आप एक शेड्यूल और एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे। डायग्राम हम आपको, ठीक है जी, यहां पे आप स्टूडेंट्स लिखोगे फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
जो हमारे लिए यूएस डॉलर होगी, ठीक है, यूएस डॉलर। यहां पे स्टूडेंट्स आएगी रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज जो भी आपने, ठीक है, मेंशन करनी है, जैसे $1 इज इक्वल टू ₹70, $1 इज इक्वल टू ₹75, $1 इज इक्वल टू ₹80। तो जैसे जैसे $1.70 फिर $1.75 ऊपर हम जा रहे हैं, तो रेट ऑफ एक्सचेंज है ना जो, वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज कर रही है। अब हम जो है वो डिमांड लगाएंगे, ठीक है, डिमांड फॉर डॉलर्स। जो डिमांड फॉर डॉलर्स है ना स्टूडेंट्स, उसका जो एक्सचेंज रेट के साथ ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। जिससे जैसे डॉलर सस्ता होगा, ठीक है, जैसे यहां डॉलर का रेट है ना, तो डिमांड भी ज़्यादा है। सपोज करो कि डिमांड जो है वो 400 की है, जब डॉलर महंगा हो गया तो डिमांड जो है वो कम हो गई, ठीक है, मान लो कम होके 300 पे आ गई, ठीक। अगर डॉलर और एक्सपेंसिव हो जाता है तो डिमांड डॉलर की और कम होगी, और सपोज करो वो 200 पे आ गई, ठीक है। और अब हम ड्रॉ करेंगे सप्लाई कर्व, ठीक है जी, जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है ऐसे, ठीक है जी, ऐसे पॉजिटिवली स्लोप, ठीक है स्टूडेंट्स। जब $1 ₹70 का था, तो जो डॉलर की सप्लाई थी, जो डॉलर को सेल करने वाले थे, वो 200, यहां पे ना डॉलर लिखना था, डॉलर लिखो आप, ठीक है जी, $200 सेल करना चाहते थे। जब डॉलर का रेट $1.75 हो गया, तो डॉलर की जो सेल है, जो डॉलर को सेल करने वाले हैं, वो $300 ऑफर कर रहे हैं। और जब डॉलर का रेट 80 हो गया, तो डॉलर की जो सप्लाई है वो और बढ़ गई, ठीक है, 400 पे पहुंच गई। तो रिजल्ट ये निकलता है कि जो सप्लाई ऑफ डॉलर्स है उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ, और जो आपकी डिमांड है उसका नेगेटिव रिलेशनशिप है। जिस पॉइंट पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट करेंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फिक्स होती हुई नजर आएगी, मींस उसकी डिटर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में प्रोवाइड करनी है। आप एक शेड्यूल भी इसमें दे सकते हो। पहले तो आप ये बतलाओ इस क्वेश्चन में कि जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कैसे होती है फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज की, वो डिसाइड करेगी कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगी, ठीक है। और जो फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई की फ्लक्चुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है। उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें एक चीज हम आपको बतलाना चाहेंगे कि सपोज ये सिचुएशन ले लो आप, ये वाली सिचुएशन, अगर $1.80 का है, ठीक है, $1.80 में अगर आप देखो, नोटिस करो कि आपकी $1, जब $1.80 का है, डिमांड तो सिर्फ है $200 की, बट जो सेल करने वाले हैं उनकी जो क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल है वो है 400, यानी कि इस प्राइस पे जो सप्लाई है डॉलर की वो डिमांड से ज्यादा है। जब सप्लाई ऑफ डॉलर ज्यादा होगी डिमांड फॉर डॉलर से, तो रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल करेगी। इन दिस वे रेट ऑफ एक्सचेंज तब तक फॉल करेगी जब तक डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो रीस्टोर नहीं हो जाता। इसके ऑपोजिट केस में जब सप्लाई डॉलर की कम है और डिमांड जो डॉलर की वो ज्यादा है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा, ठीक है। जैसे नीचे इस एरिया में आपको नजर आएगा कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से,
जिसकी वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज करेगी, और तब तक इंक्रीज करेगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। सो इन दिस वे जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो हमेशा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज को हमेशा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रखेंगी। अगर इनमें कोई भी मिसमैच होगा तो वो मिसमैच ऑटोमेटिकली रेट ऑफ एक्सचेंज में इंक्रीज और डिक्रीज पैदा करेगा, और वो रेट ऑफ एक्सचेंज में जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो ऑटोमेटिकली जो सप्लाई एंड डिमांड है उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देगी, उसमें इक्वालिटी रीस्टोर कर देगी। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपके सामने, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस इन बीओपी अकाउंट। तो बिल्कुल सिंपल है, जो ऑटोनमस आइटम्स हैं और जो अकोमोडेटिंग आइटम है उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। जब आप बीओपी अकाउंट, ठीक है, ड्रॉ करते हो बीओपी अकाउंट, तो बीओपी अकाउंट में एक तो आपकी होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आती हैं पेमेंट्स और क्रेडिट साइड में आती हैं रिसीट्स। ठीक है जी। डेबिट साइड में जो भी आप कोई ट्रांजैक्शन करो, जैसे इंपोर्ट किया, ठीक है, कोई आपने पेमेंट की, कोई सर्विस आपने इंपोर्ट की, उसी लिए कोई पेमेंट है ना, वो सारी पेमेंट्स डेबिट साइड में आएंगी। लेट सपोज वो पेमेंट आ रही है 1000 और एक पेमेंट है 2000 की, और क्रेडिट साइड में आपको रिसीट्स मिल रही हैं। सपोज करो कि आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, 4000 का, और एक आइटम और है सपोज 2000 की, और मान लो यही आइटम है, ठीक है। उसके बाद हमने ना जो हमारा बीओपी अकाउंट है उसका बैलेंस निकालना होता है। बैलेंस हमारी क्रेडिट साइड 6000 की आ गई, ठीक है जी। और अकाउंटिंग सेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है हमेशा इक्वल रहेगा। हमने 6000 इधर भी लगा दिया, यहां पे हमारा बैलेंस निकलेगा, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल 3000 बनता है, क्रेडिट साइड का 6000। डेबिट साइड का टोटल कितने में शॉर्टफॉल करता है? 3000 का शॉर्टफॉल है। ये 3000 जो आइटम है इसको अकोमोडेटिंग आइटम बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम। बाकी सारी आइटम्स जो भी आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, जो भी आइटम्स आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में विद अटेंशन, आपकी अटेंशनली, आपकी इंटेंशन की वजह से, आपके इकोनॉमिक मोटिव की वजह से जो ट्रांजैक्ट हुई हैं वो सारी ऑटोनमस आइटम्स हैं। और अकोमोडेटिंग आइटम का सिंपली एक मतलब होता है कि जो ऑटोनमस आइटम्स की वजह से जो मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड में जो एक डिफरेंस क्रिएट होगा, जिस डिफरेंस को हम फिल करके डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वलाइज करेंगे, वो डिफरेंस वाली जो आइटम है उसको हम अकोमोडेटिंग आइटम बोलते हैं, ठीक है। जिसका मेन काम होता है कि दोनों साइड्स को बराबर करना, इक्वल करना, रिसीट और पेमेंट साइड को इक्वल करना, ताकि जो अकाउंटिंग सेंस में डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहें, ठीक है। वो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी अकोमोडेटिंग आइटम है, ठीक है। बाकी आपको सारा थ्योरी में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखो, ऑटोनमस आइटम, these items refers to those economic transactions which take place due to economic motive and are determined by profit maximization। देखो स्टूडेंट, जो ऑटोनमस आइटम्स होती है ना वो आप उनको अटेंशनली करते हो और उनके पीछे आपका एक इकोनॉमिक मोटिव होता है। जबकि जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं, these items are unforeseen and take place to bring the country's balance of payment into equilibrium। यानी कि ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वलाइज करने के लिए जो बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस को बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम, ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट है, दीज आर द कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस। जब आप ऑटोनमस आइटम्स
कि ट्रांजैक्शंस करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, उसकी वजह से आपका बीओपी अकाउंट में या तो सरप्लस आएगा या मतलब डेफिसिट आएगा। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इम्बैलेंस आता है वो ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से आता है, ठीक है। और अकोमोडेटिंग आइटम वो आइटम होती है जो कि बीओपी इम्बैलेंस को करेक्ट करेगी। करेक्ट मतलब उसको दूर करेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बतलाया कि मेरी क्रेडिट साइड का टोटल कितना था 6000, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल कितना था 3000, तो बैलेंस कितना बचा 3000। वो 3000 जिसने मेरे बीओपी को बैलेंस में किया वो है मेरी अकोमोडेटिंग आइटम। जो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं, these items involves the movements of goods and services across the border। और जो अकोमोडेटिंग आइटम है वो क्योंकि एक बैलेंसिंग फिगर है, उसका जो रिलेशनशिप है ऑफिशियल रिजर्व के साथ है, ठीक है। जितना आपका बैलेंस निकलेगा अगर तो पॉजिटिव है तो वो ऑफिशियल रिजर्व में ऐड हो जाएगा, ऑफिशियल रिजर्व को इंक्रीज करेगा। अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव है, वो डेफिसिट है, तो वो ऑफिशियल रिजर्व को डिक्रीज करेगा, ठीक है जी। तो लास्ट वन है दीज ट्रांजैक्शन, जो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं, दीज ट्रांजैक्शन डू नॉट मेंटेन बीओपी आइडेंटिटी, दीज आर नॉट कंडीशनड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव बीओपी स्टेटस ऑफ द कंट्री। तो इसमें स्टूडेंट्स ये बताया गया कि ऑटोनोमस आइटम्स तो जो होती हैं वो बीओपी को बैलेंस करने के लिए नहीं होती, रादर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में आएगा या सरप्लस में आएगा उसकी वजह होती हैं, उसका कारण होती हैं ऑटोनोमस आइटम्स। और अकोमोडेटिंग आइटम क्या है, जो कि बीओपी आइडेंटिटी मेंटेन करेगी। मेंटेन करने का मतलब दोनों साइड्स को बैलेंस करेगी, ठीक है। इसलिए जो आपकी अकोमोडेटिंग आइटम है ना वो किस साइड आएगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका बैलेंस सरप्लस में है या डेफिसिट में है। डेफिसिट में है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर सरप्लस में है तो डेबिट साइड पे आएगा। सो इसलिए जो अकोमोडेटिंग आइटम है वो किसी भी साइड पे आ सकती है, बट आएगी एक साइड पे, चाहे डेबिट या क्रेडिट साइड पे। जबकि जो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं वो दोनों साइड्स पे होती हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको यहां पे लिखनी है कि ऑटोनोमस आइटम्स को हम, ठीक है, अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है जी, अबव द लाइन आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम क्योंकि बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है इसलिए इसको हम बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं, बिलो द लाइन आइटम भी बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने कि इफ एन इकोनॉमी प्लान्स टू इंक्रीज इट्स इनकम बाय ₹2000 crore and the marginal propensity to consume is 75%, estimate the increase in investment required to achieve the target increase in income। तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला आप सभी को पता है कि डेल्टा आई, ठीक है, इनटू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। हमने हमारे क्वेश्चन में हमको इंक्रीज इन इनकम 2000 करोड़ चाहिए। हमको कितनी इनकम में इंक्रीज चाहिए, 2000 करोड़ इनकम की इंक्रीज की जरूरत है। और हमारी जो एमपीसी है वो है 75%, जिसको हम लिखेंगे 0.75, और हमारी जो एमपीएस होती है वो होगी 0.25, ठीक है जी। तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू बनती है वो है 1/MPS मींस 1/0.25 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो मल्टीप्लायर उसकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में जो ये रिलेशनशिप है इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज। डेल्टा आई हमें नहीं मालूम, ठीक है, के की वैल्यू है 4, डन।
सॉरी, यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी, डेल्टा आई इंटू के की वैल्यू है 4, डेल्टा वाई की वैल्यू गिवन है 2000 करोड़, ठीक, और डेल्टा आई की वैल्यू आएगी 2000 करोड़ ओवर 4 मींस डेल्टा आई जो है वो आएगा 500 करोड़। तो 2000 करोड़ की इनकम इंक्रीज करने के लिए आपको 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है जी। तो यही उनका क्वेश्चन था, वो आंसर आ गया 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, दैट इज है कि एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड इन द द इकोनॉमिक टाइम्स on 26 December 2021, Reserve Bank of India has sold government securities worth 8,710 crore in secondary market over the last 4 weeks to drain out excessive liquidity. Identify the likely cause and the consequences behind दिस टाइप ऑफ एक्शन प्लान ऑफ रिजर्व बैंक, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये है कि आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज। आरबीआई ने जो एक्शन, ठीक है, प्लान किया है उसमें है सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है जी, जो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो पर्पस होता है, जब सेल ऑफ सिक्योरिटीज की जाती हैं उनके पीछे जो पर्पस होता है वो होता है क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज की सेल की जाती है, ठीक है। अब क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन क्यों करना चाहती है आरबीआई? इसका आंसर ये है कि जो आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज की वाई आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट, वाई द आंसर हम अब करेंगे कि उसका कॉज क्या हो सकता है। देखो भी स्टूडेंट्स, जो कॉज होता ना, कॉज है कि जब सेंट्रल बैंक को फियर होता है, फियर ऑफ हाई इन्फ्लेशन, ठीक है, जब वो ये महसूस करती है कि जो इन्फ्लेशन है वो हाई हो सकती है या इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकती है, जब उसको इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का, ठीक है, एक सिग्नल मिलता है, ठीक, जो एक सिग्नल होता है, उसकी वजह से वो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन करना चाहती है, ताकि जो एक्सेस डिमांड है इकॉनमी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन सम टाइम क्रिएट होती है, ठीक है। इन्फ्लेशन के जो कारण हैं वो और भी बहुत सारे हैं, बट मेन कारण होता है एक्सेस डिमांड। तो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन तभी की जाती है जब हम एक्सेस डिमांड को कंटेन करना चाहते हो, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो उससे क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन से आपकी जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल में आएगी, क्योंकि जब क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इकॉनमी में जो लिक्विडिटी की कमी आएगी और जो मनी सप्लाई में कमी आएगी, उसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है उसका लेवल फॉल होगा और आपकी जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, जो इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन को हम, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक जो आप आंसर करोगे, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज, तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि लाइकली कॉज विल बी द फियर ऑफ इन्फ्लेशन, कि जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई का डर है,
वो एक कारण हो सकता है। और ये सारा सिस्टम जो है, जो एक्शन प्लान ऑफ द रिजर्व बैंक है, वो कैसे काम करता है वो आपको पता है कि जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज की सेल करेगा तो उससे क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होने से इकॉनमी में मनी सप्लाई जो है वो कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई के कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम होगा, क्योंकि मनी सप्लाई के कम होने से जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम होगी। और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आएगी, वो उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। सो ये है इसका आंसर जो आप दे सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसमें क्वेश्चन है कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया conducted a statutory inspection for supervisory evaluation against a commercial bank. The commercial bank was imposed with stringent penalties owing to deficiencies in regulatory compliances. ठीक, as per the central bank, the inspection revealed non-compliances vis-a-vis different directions issued by RBI on the following fronts: ATM card frauds ने, ensuring integrity and quality of data, loans to small borrowers। तो ये इसमें हमने क्वेश्चन करना है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, डिस्कस ब्रीफली द रेलेवेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इंडिकेटेड। तो ये पैराग्राफ है, जो इस पैराग्राफ को हमने रीड कर लिया, ठीक है। इसमें सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में हमने बताना है। तो वो जो फंक्शन है वो है सुपरविजन का फंक्शन, ठीक है, यानी कि सुपरवाइजरी या सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। यानी कि इसको हम सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। सो जो फंक्शन है जो आरबीआई का, कि आरबीआई एक सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसमें वो जो देश की कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स का, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो लेती हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो चेक करती हैं, उनके ऑडिट्स करती हैं, ठीक है। और ये इंश्योर करती हैं कि वो बैंक्स कोई इरेगुलरिटीज और कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रही जो कि एज पर द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई अलाउड ना हो, ठीक। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक ऐसा काम कर रही है जो कि आरबीआई के प्रीव्यू में ना आता हो, या आरबीआई की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट हो, या जो पब्लिक को मिसगाइड करता हो, पब्लिक को एक्सप्लॉइट करता हो, वो सारे जो फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक्स के, उनको कंट्रोल करना, उनको खत्म करना, अगर वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई नहीं है, और जो कमर्शियल बैंक्स इस इरेगुलरिटी में इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर एक्शन लेना, उसके ऊपर कोई पनिटिव एक्शन, या उसके ऊपर उसके लाइसेंस तक भी आरबीआई कैंसिल कर सकती है अगर आरबीआई को लगे कि ये बैंक बहुत ही ज्यादा इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व है। क्योंकि आरबीआई के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश का मॉनेटरी सिस्टम रन करने की। आरबीआई किसी भी कीमत पे किसी भी कमर्शियल बैंक को यह अलाउ नहीं करेगा कि वो कमर्शियल बैंक अपनी इरेगुलरिटीज के, अपनी एक माड़ी
एक बुरी इंटेंशन से जनता को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करे जिससे आरबीआई का नाम खराब हो, देश का मॉनेटरी सिस्टम खतरे में आ जाए। तो आरबीआई ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इसलिए आरबीआई टाइम टू टाइम जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके ऊपर नजर रखता है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो रूटीन, उनका फंक्शन है उनको देखता है, उनको स्कैन करता है, टाइम टू टाइम उनको डायरेक्शंस जारी करता है कि जो भी काम हो वो देश के हित में हो, ना कि ऐसा जिससे कोई कमर्शियल बैंक अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहा हो जिससे देश को खतरा पैदा हो। ठीक, सो किसी भी तरह का जो इस तरह का जो काम काज है वो आरबीआई अलाउ नहीं करती। आरबीआई उनके लिए मतलब के रिपोर्ट्स लेती है, ऑडिट करती है, ताकि कमर्शियल बैंक को ऐसी कार्रवाइयों से रोका जा सके। और ये जो फंक्शन होता है ये होता है सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की जो रिजर्व रेशियो है और जो क्रेडिट क्रिएशन है वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स रिजर्व रेशियो में कई बार आपके सीबीएसई के पेपर्स में एलआरआर के नाम से ये वर्ड को यूज किया जाता है, रिजर्व रेशियो, जिसको हम लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो वो एक प्रपोर्शन होता है डिपॉजिट्स का जो कि मैंडेटरी होता है, जो कि कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास, ठीक है, मेंटेन करना होता है, ताकि वो जो ग्राहक उनके पास आएंगे कैश लेने के लिए या ट्रांजैक्शन के लिए, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना बैलेंस, जिसके साथ वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको जो भी अमाउंट उनको चाहिए वो दे सकें। तो कुछ पैसा डिपॉजिट्स का रिजर्व में रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को, वो जितने भी परसेंट होता है उसको हम एलआरआर बोलते हैं। ठीक है जी, लीगल रिजर्व रेशियो। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर किया है क्रेडिट क्रिएशन पे, तो अगर आपको ये डिटेल चाहिए तो वो आप लेक्चर देख सकते हो जिसमें क्रेडिट क्रिएशन का डिटेल है। ठीक है, इसमें हम जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ही आंसर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम जो मनी क्रिएशन होती है ना, मनी क्रिएशन, उसके बारे में बताएं। जो मनी क्रिएशन है उसके लिए कंसेप्ट है दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/LRR। इसलिए ये तो क्लियर है कि जो क्रेडिट क्रिएशन है जो क्रेडिट मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है उसका रिजर्व रेशियो के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, सो ये तो है रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड। यस, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। फार्मूला कैसे काम करता है, क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, वो हल्का सा हम आपको बताते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपके पास जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो 1000 का है। ठीक है जी, और जो क्रेडिट क्रिएशन होगा, ठीक है, उसके लिए जो फार्मूला लगेगा क्रेडिट क्रिएशन का वो है डेल्टा पी इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक, डेल्टा पी की वैल्यू आपके पास 1000 है और क्रेडिट मल्टीप्लायर डिपेंड करेगा कि एलआरआर की कितनी वैल्यू है। ठीक है, उसके लिए हम आप टेबल यूज करते हैं। ये आपका है डेल्टा पी। ठीक, 1000 पहले केस में, दूसरे केस में भी हम 1000 लेते हैं। यहां पे लेंगे आप एलआरआर। पहले केस में एलआरआर 10% और दूसरे केस में हम एलआरआर लेंगे 20%। अब हम निकालेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर, जिसको हम इन शॉर्ट सीएम के साथ लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है क्रेडिट मल्टीप्लायर का? 1/LRR। तो 1/10% आपके पास 10 आ जाएगा, 1/20% आपके पास 5 आएगा। ठीक है, और रही बात जो क्रेडिट क्रिएशन की है, जो मनी क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन के लिए
फॉर्मूला है कि आपने अपने प्राइमरी डिपॉजिट को मल्टीप्लाई करना है क्रेडिट मल्टीप्लायर के साथ। तो पहली वैल्यू आ गई 10,000 और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास 5,000। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है आपके सामने कि अगर LRR आप इंक्रीज करोगे और प्राइमरी डिपॉजिट आपके फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो आपका क्रेडिट क्रिएशन जो है वो फॉल होगा। अगर आपके अगर आप LRR फॉल करोगे तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो ज्यादा होगा। अगर LRR कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम होगा। ठीक है। इस तरह का टेबल आप पेपर में कंस्ट्रक्ट करके उसको एक्सप्लेन करके अपने आंसर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जेड़ा तुहाडे नाल डिस्कस होएगा, क्वेश्चन है डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP डिफ्लेटर एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो GDP डिफ्लेटर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि GDP डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है। GDP डिफ्लेटर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो नॉमिनल GDP ओवर रियल GDP इनटू 100, ये फॉर्मूला यूज करके आपके सामने GDP डिफ्लेटर की जो वैल्यू आ सकती है। GDP डिफ्लेटर बेसिकली जो प्राइस लेवल में होने वाली चेंज है उसको मेजर करता है। ठीक। और ये आपको ये बतलाएगा कि GDP डिफ्लेटर का जो इंपॉर्टेंस है वो हमको ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि जो प्राइस लेवल है उसमें जो चेंज है वो कितनी आई है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जो नॉमिनल GDP होती है वो होती है GDP एट करंट प्राइसेस। ठीक है। जो रियल GDP होती है वो होती है GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। सो जो GDP डिफ्लेटर ऑफ प्राइस लेवल की चेंज को कैलकुलेट करेगा। एग्जांपल के साथ हम अब करेंगे। मान लो आपके साथ ये ईयर है 2010 है। ठीक है। ये प्राइस है 10 और ये आपकी जो आउटपुट है जो आपने प्रोड्यूस की है वो है मान लो 100 है। ये आपकी GDP आ जाएगी और स्टार्टिंग पे इसकी जो वैल्यू दैट इज 1000। फिर हम 2020 पे चलते हैं। जो प्राइस लेवल है वो हम करंट लेके चलेंगे। ठीक है। पहले हम जो 2010 का प्राइस था 10 उस पे कैलकुलेशन की। 2020 में जो कैलकुलेशन होगी वो 2020 के प्राइस में कैलकुलेट करेंगे। मान लो वो प्राइस है 70 और उस टाइम की जो आउटपुट थी वो मान लो 50 थी। ठीक है। 70 इंटू 50 आंसर आ गया आपके पास 3500। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको सिर्फ यही फिगर शो की जाए 2010 में आपके पास GDP की वैल्यू है 1000, 2020 में आपकी वैल्यू GDP की 3500 पे ठीक है पहुंच गई, तो आपको यह लगेगा कि आपकी GDP काफी इंक्रीज कर गई। जबकि ये एक सिर्फ इल्यूजन है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। किस चीज का इल्यूजन? जो इल्यूजन प्राइस ने क्रिएट किया है, प्राइस की जो इंक्रीज है उसने क्रिएट किया है। क्योंकि आपकी एक्चुअल आउटपुट तो 100 से कम होके 50 पे आ गई। ठीक है। एक्चुअल आउटपुट जो है वो 100 से कम होके 50 पे आ गई, तो रियल सेंस में आपकी GDP इंक्रीज नहीं हुई। बट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस आपकी जो मॉनेटरी वैल्यू है GDP की
वो 1000 से 3500 पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये जो एक आपको मिसगाइड करने वाली चीज है, ये इस वजह से आ रही है कि आप जो प्राइस है, जो प्राइस लेवल की चेंज है, उसको कंसिडर कर रहे हो। ठीक, आप करंट ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेशन कर रहे हो। आपका प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी, कम होगा तो कम होगी। ठीक है, इसमें दोनों ही वेरिएबल हैं, प्राइस और क्वांटिटी भी दोनों ही वेरिएबल हैं, जिसकी वजह से आपको जीडीपी का जो एनालिसिस है वो करना मुश्किल होगा, कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी जीडीपी इंक्रीज किसकी वजह से कर रही है, प्राइस और क्वांटिटी की वजह से। ठीक, ये चीज आपको सही तरीके से पता चले, उसके लिए जीडीपी डिफ्लेटर आपको हेल्प करता है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर आपको यह बतलाने की कोशिश करेगा कि भाई जो प्राइस है उसमें कितनी चेंज आई, क्योंकि ये जो जीडीपी मैंने कैलकुलेट की, ये करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट की। अब मैं जीडीपी कैलकुलेट करूंगा कांस्टेंट प्राइसेस पे। ठीक है जी, कांस्टेंट प्राइसेस पे। द कांस्टेंट प्राइस पे स्टूडेंट्स मैं 2020 में जो प्राइस है वो 10 ही अज्यूम करूंगा, जो कि मेरा पुराना प्राइस है, जो कि मेरा बेस ईयर का प्राइस है। मैं न्यू ईयर प्राइस मतलब करंट प्राइस को इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है जी, जब मैंने प्राइस बेस ईयर का लिया तो मेरे सामने जो मेरी आउटपुट है, जो मेरी जीडीपी है, उसका ट्रू रिफ्लेक्शन मेरे सामने आ गया कि भाई मेरी जीडीपी एक्चुअल में फॉल हुई है। ठीक, तो ये एक सही आपको गाइड करेगा कि आपकी इकॉनमी में जो रियल आउटपुट है वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। तो इसमें जीडीपी डिफ्लेटर का क्या रोल है? तो जीडीपी डिफ्लेटर का रोल ये है कि जीडीपी डिफ्लेटर आपकी नॉमिनल जीडीपी जो कि 3500 थी, उसको रियल जीडीपी जिसकी वैल्यू थी 500 into 100, तो जो 700 आपका आंसर आ गया ना। तो जीडीपी डिफ्लेटर ने यह बता दिया कि भाई आपका जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, वो मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 700 पे है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज इंक्रीज देखना चाहें तो बेस ईयर का इंडेक्स होता है 100। ठीक है, और जो करंट ईयर इंडेक्स है आपका, जो जीडीपी डिफ्लेटर है करंट ईयर का, वो 700 है। तो डिफरेंस कितना आया? 600। तो आप 600% से आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, सो जीडीपी डिफ्लेटर आपको यह बतलाने की कोशिश करता है कि प्राइस लेवल में कितनी चेंज आ रही है, और जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज्यादा इकॉनमी के लिए वो एक अच्छा संकेत नहीं है, एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास नॉमिनल जीडीपी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी गिवन है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी आपको मिसगाइड करती है। ठीक है, और आप ये चीज जानने की कोशिश करते हो कि भी आपकी जो जीडीपी है उसमें रियल चेंज कितना आया, मतलब जो आउटपुट है, जो फिजिकल आउटपुट है, उसमें रियल चेंज कितनी आई। तो वो रियल चेंज को जानने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर आपकी मदद करेगा। जैसे नॉमिनल जीडीपी को आप जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर दो, इनटू कर दो 100, आपके पास क्या आ जाएगी? रियल जीडीपी। क्योंकि अगर आपके पास रियल जीडीपी आ गई तो रियल जीडीपी आपको ट्रू पिक्चर पेश करेगी कि वेदर योर इकॉनमी इज इंप्रूविंग और नॉट। आपकी इकॉनमी में जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है कि वाकई में वो इंक्रीज कर रहे हैं या सिर्फ उनकी एक नॉमिनल वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो यही जीडीपी डिफ्लेटर का एक रोल है। जीडीपी डिफ्लेटर हमको प्राइस लेवल में होने वाली जो चेंज है उसको कैप्चर करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि आपकी जो रियल जीडीपी है
उसकी वैल्यू कितनी है, आपकी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो उनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, ये जीडीपी डिफ्लेटर आपको बतलाने की कोशिश करेगा। अगर जीडीपी डिफ्लेटर आपको ये बतला देता है कि भाई आपकी जो इकोनॉमी है उसकी नॉमिनल वैल्यू तो बढ़ रही है, बट जो फिजिकल इंक्रीज है आउटपुट में वो नहीं हो रही, या वो मतलब कि अच्छी नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी एक इशारा मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अच्छे रिजल्ट नहीं लेकर आ रही। तो वो पॉलिसी मेकर भी आपको आपकी जो जीडीपी डिफ्लेटर की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझते हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकर का मेन काम क्या होता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे देश की जीडीपी का मतलब क्या, रियल जीडीपी इंक्रीज करे, आपके देश में जो फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बढ़े। अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर जैसा कंसेप्ट आपकी हेल्प ना करे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी आउटपुट इन रियल सेंस इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही। तो विद द हेल्प ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर यू कैन फाइंड आउट द रियल जीडीपी वैल्यू, एंड विद रियल जीडीपी आपको आपकी इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर, आपकी इकोनॉमी की जो वाकई में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो पता चल जाएगी, जिससे आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे पॉलिसी आपकी कैसे काम कर रही है, कि उनकी जो पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसी बनाई क्या उन्होंने कंस्ट्रक्टिव काम किया, क्या उनका जो इंपैक्ट आया वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ये सभी चीजें आपको एवेल्युएट करने में हेल्प मिलती है जीडीपी डिफ्लेटर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की स्टेट एंड डिस्कस एंड 2 प्रिकॉशंस टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड ਦੇ ਵਿੱਚ जो आप प्रिकॉशंस माइंड रखनिया ने, ठीक है, वो प्रिकॉशंस फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है कि आपने जो सेकेंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो कंसिडर नहीं करना, वो इंक्लूड नहीं करना। सेकेंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, डबल काउंटिंग की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो होने का खतरा रहेगा। ठीक है, सेकंड, आपने जो इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन है उसको भी कंसिडर नहीं करना। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि जो हम इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं वो भी कंसिडर नहीं करना, क्योंकि इनसे भी डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। सो यही मेन प्रिकॉशंस है जो आपने कंसिडर करनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक तो सेकंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो कंसिडर नहीं करना, एक जो रॉ मटेरियल है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है, उन पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी कंसिडर नहीं करना, क्योंकि इन सभी के साथ डबल काउंटिंग की जो समस्या है वो एनकाउंटर होती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो वो है, दो आपको फिगर्स गिवन है, एक फिगर 1 है, एक फिगर 2 है, और इनमें कंपेयर आपने ट्रेंड्स कंपेयर करने हैं। एक तो है ये आपको जो डेटा है, ठीक है, 2019, 2020 और 21, और डेटा है अप्रैल टू नवंबर का, उसका कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, पहले फिस्कल डेफिसिट है और उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है, अगर आप नोटिस करो कि जो आप 2000 अप्रैल 2019 है जो ब्लू कलर के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, उसमें आपका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, 8.1 था, 8.1 लाख करोड़। ठीक है जी, उसके बाद वो नेक्स्ट अप्रैल टू नवंबर 2020 में इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 21 में, और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो पैटर्न फिस्कल डेफिसिट ने फॉलो किया,
कि जिस ईयर में 2009 में प्राइमरी डेफिसिट 4.7 था, पर नेक्स्ट ईयर 2020 में जैसे ही फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुआ तो प्राइमरी डेफिसिट भी उसी तरह की इंक्रीज एक शो कर रहा है। ठीक है, जैसे फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट टाइम पीरियड में फॉल कर रहा है तो प्राइमरी डेफिसिट ने भी फॉल किया। ठीक है जी, ये हम बोल सकते हैं कि 2020 में दोनों प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुए, और इसका जो कारण है वो कोरोना वायरस, जिसकी वजह से इकॉनमी काफी कॉन्ट्रैक्शन में चली गई थी, काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कमी आई थी और फिस्कल डेफिसिट में इजाफा हुआ था। ठीक है जी, और जो फिस्कल डेफिसिट एज परसेंट ऑफ बजट एस्टिमेट है तो वो भी उसी तरह का एक पैटर्न शो कर रहा है कि पहले तो वो था 114.8%, फिर वही कोरोना टाइम पीरियड ने वो थोड़ा इंक्रीज होके, ठीक है, 135.1% पे, ठीक है, पहुंच गया, और उसके बाद वो फॉल कर रहा है, दैट इज 46.2 पे आ गया वो अप्रैल नवंबर 2021 में। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एलैबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द गवर्नमेंट बजट। इसमें आपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के बारे में बतलाना है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के बारे में हम बताएं कि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो रिसोर्सेस हैं वो इन सच अ वे एलोकेट हों कि जो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, कि जो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं उनको उनकी बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। ठीक है, यानी कि जो बैलेंस्ड डेवलपमेंट है इसमें हम इंक्लूड करेंगे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को। ठीक है, जिसमें हम बैकवर्ड एरियाज जो होते हैं उनको सब्सिडीज और टैक्स कंसेशन ऑफर करके वहां पे जो इंडस्ट्री है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो वो भी एरिया डेवलप हो सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट अपने बजट में जो पब्लिक गुड्स है उसकी भी प्रोविजन जो है वो बजट में प्रोवाइड करती है। पब्लिक गुड्स में जैसे वाटर सप्लाई है, ठीक है, सैनिटेशन है, ये सारी सैनिटेशन, ठीक है, उसके बाद नेशनल डिफेंस और ऐसी चीजें जो कि जिसकी कलेक्टिव कंजम्पशन देश में होती है, और इन सभी चीजों को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि इन चीजों के लिए प्राइवेट सेक्टर कभी भी आगे नहीं आएगा। क्योंकि पब्लिक गुड्स की खासियत होती है कि पब्लिक गुड्स को मतलब मार्केट के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि पब्लिक गुड्स की जो पॉपुलर फीचर्स होती हैं वो होती हैं, इनमें एक प्रॉब्लम होती है फ्री राइडर की। वो फ्री राइडर की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो पब्लिक गुड्स है इनकी प्रोविजन गवर्नमेंट को खुद करनी पड़ती है। बाकी इसमें गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो गुड्स नॉन मेरिट गुड्स हैं, नॉन मेरिट गुड्स जो कि ऐसी गुड्स जैसे जो गुड्स देश के लिए बहुत बेनिफिट नहीं दे सकती, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, सिगरेट, उनको डिस्करेज करती है। और जो मेरिट गुड्स हैं जिससे देश को कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कुछ कंट्रीब्यूट होता है, जो उसमें कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट करती हैं गुड्स, वो मेरिट गुड्स होती हैं। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन आप जितनी जनता को एजुकेट करोगे वो आपको इन फ्यूचर उसका रिटर्न मिलना है। ठीक है, तो जो नॉन मेरिट गुड्स हैं उसको गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ इंपोजिंग मोर टैक्स डिस्करेज करेगी और मेरिट गुड्स को इनकरेज करेगी। क्लियर? सो ये सारी चीजें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में
गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसके जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कवर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो रेवेन्यू रिसीट जो होती हैं उसकी खासियत होती है कि वो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करेंगी गवर्नमेंट के लिए, ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस होगा। यानी कि रेवेन्यू रिसीट जब गवर्नमेंट रिसीव करेगी तो उन रिसीट से गवर्नमेंट का ना तो कोई एसेट रिड्यूस होगा ना कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी। और कैपिटल रिसीट्स वो होती हैं जिनके कारण या तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी या गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू बजट का पार्ट होती हैं, कैपिटल रिसीट्स कैपिटल बजट का पार्ट होती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में आता है टैक्स रिसीट्स, फीस, इंटरेस्ट रिसीट्स एक्सेट्रा। और जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं इनमें आती हैं मेन जो होते हैं वो होती हैं बोरिंग्स, जो गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है, ठीक है ना, बोरिंग्स। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपनी किसी भी चीज में जो हिस्सेदारी होती है, ठीक है, जैसे अपने शेयर्स होते हैं कंपनीज में, वो सेल कर दे, तो ऐसा करने से क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट के जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट के साथ जब गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी किसी भी कंपनी में से सेल करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा बट गवर्नमेंट की जो एसेट है वो भी कम हो जाएगी। जैसे सपोज एक कोई कंपनी है, सपोज उसमें गवर्नमेंट की 100% हिस्सेदारी थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने 10% अपनी हिस्सेदारी को सेल कर दिया। ठीक, हुन नो डाउट जब गवर्नमेंट 10% हिस्सेदारी सेल करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। ठीक है, पैसा तो गवर्नमेंट के पास आ गया, रिसीट आ गई, ठीक, बट गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग थी वो भी तो कम होगी ना, 100 से 90 आ गई, 90% आ गई। सो इन दिस वे जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं या तो वो एसेट को रिड्यूस करके आएंगी या लायबिलिटी क्रिएट करके। जैसे आपने मनी बोरो कर ली, आपने पैसा बोरो कर लिया, ठीक है, पैसा तो आपके पास आ गया बट आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी तो क्रिएट होगी ना। सो इसलिए स्टूडेंट्स जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो या तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगी या एसेट रिड्यूस करेंगी। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स है रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन दे रखा था, सपोज 1000 करोड़ का गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था, ठीक है, वो लोन गवर्नमेंट के लिए एसेट था, मान लो उसमें से 700 करोड़ लोन रिकवर हो गया, गवर्नमेंट के पास वापस आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया, तो अब गवर्नमेंट के जो लोन ड्यू है, सॉरी जो लोन गवर्नमेंट का अभी भी बाकी है वो 300 करोड़ का है। पहले गवर्नमेंट का जो 1000 करोड़ का लोन था 700 करोड़ रुपया वापस आ गया जो गवर्नमेंट की रिसीट है, ठीक है, 300 करोड़ अभी भी पेंडिंग है। तो 1000 पहले गवर्नमेंट ने जो लोन दे रखा था वो 1000 का था, 1000 गवर्नमेंट का एसेट था, अब एसेट कहां पे आ गया 300 करोड़ पे, क्योंकि 700 कवर हो गया। ठीक है, सिमिलरली बोरिंग्स हैं, ठीक है, उसके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स, ये सब गवर्नमेंट की बोरिंग्स हैं एक तरह की। ठीक है जी, देखो भी डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। अब इसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो डिफरेंस है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो ये रहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। सबसे पहले तो मीनिंग है जी, मीनिंग मीन्स जो डायरेक्ट टैक्स होता वो वही पर्सन पे करता है जिसके ऊपर वो लीगली इंपोज्ड होता है, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स इंपोज हुआ है वही पर्सन डायरेक्ट टैक्स को पे करेगा। ठीक है जी, इसमें आता है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत क्या होती है कि ये इंपोज होता है वन पर्सन पे बट पार्टली और होली पेड बाय द अनदर,
क्योंकि ये ट्रांसफरेबल होता है, इसको शिफ्ट किया जा सकता है, इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे जीएसटी और वैट, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। जैसे आप मतलब कि आपने डीजल और पेट्रोल भरवाया, ठीक है, पेट्रोल पंप से, तो टैक्स तो किस पे लगा था? पेट्रोल पे, पेट्रोल पंप से कलेक्ट होगा, बट पे किसने किया? आपने। इन दिस वे आपने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। जैसे आप टैक्स कलेक्ट किससे होगा? पेट्रोल पंप के मालिक से, बट पेट्रोल पंप के मालिक ने वो टैक्स किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? आपके ऊपर, ठीक है, वो डायरेक्ट टैक्स है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो शिफ्ट नहीं हो सकता। जैसे शिफ्टिंग ऑफ बर्डन है, द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड बियर्स इट्स बर्डन। मतलब कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है उस पे वो जिस आदमी पे लगाया जाएगा वही पे करेगा, उसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। यानी कि डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे फॉल करते हैं, क्योंकि उसके बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट ऑफ टैक्स मींस टैक्स इंपोज किस पे हुआ। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मींस एक्चुअल में टैक्स पे किसने किया। तो डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स आता है, वो जिसकी इनकम पे लगेगा वही पे करेगा, वो शिफ्ट नहीं कर सकता उसे, ठीक है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो शिफ्ट किया जा सकता है, इसलिए उसका इंपैक्ट किसी एक पर्सन पे होता है, बट उसका जो इंसिडेंस है वो किसी अनदर पर्सन पे फॉल करता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, ठीक। आप क्योंकि डायरेक्ट टैक्स की खासियत होती है कि आपको पता होता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, आप किससे टैक्स लेना चाहते हो, वही पर्सन आपको टैक्स पे करेगा, क्योंकि इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स की एक प्रॉब्लम होती है कि इनडायरेक्ट टैक्स आपने लगा तो दिया, बट आपको पता नहीं ना होता कि वो आएगा किसकी जेब से, वो एक्चुअल में पे कौन करेगा, ठीक है। वो एक गरीब व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे मान लो सपोज पेट्रोल पंप में एक अमीर व्यक्ति भी तेल डलवाने गया और एक गरीब व्यक्ति भी तेल डलवाने गया, दोनों को टैक्स तो बराबर देना पड़ेगा ना। गरीब की इनकम कम होती है, उतना ही टैक्स उसको पे करना पड़ा पर लीटर तेल पे, उतना ही टैक्स किसको पे करना पड़ा? रिच को। तो इसलिए जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो रेग्रेसिव इन नेचर होता है, मींस वो पुअर पे ज्यादा बर्डन, ठीक है, डालता है और रिच पे कम बर्डन डालता है। ठीक है जी। अवेजन, जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है चोरी होने की, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके चोरी होने के कम चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइसेस में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। एक ये भी कारण होता है डायरेक्ट टैक्स के चोरी होने का, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम पे लगता है, और जब एट द एंड आप आईटीआर फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो उसका जो मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना वो काफी बड़ा होता है। जैसे एक आदमी की इनकम 10 लाख है, उसकी टैक्स लायबिलिटी मान लो 2 लाख रुपीस बनती है, तो उसको 2 लाख देख के ना थोड़ा सा ये होता है कि भी मेरा 2 लाख रुपीस अब टैक्स में जाएगा, तो वो उसको छुपाने की फिर कोशिश करता है। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स के प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कितनी ही पेंसिल्स कॉपीज मार्केट से बाय करते हो, उनके प्राइसेस में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। आप पेट्रोल डीजल लेते हो, उसके प्राइस में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। मतलब थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप टैक्स पे करते रहते हो, और आपके पास ऐसा कोई वो नहीं होता कि ऑप्शन नहीं होता कि आप उसको चोरी करो, कम पॉसिबिलिटी बनती है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पर्सन पे, ठीक है जी, और इंडिविजुअल्स पे, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज और फर्म्स की इनकम पे लगता है। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कंज्यूमर्स पे लगता है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर है ना वो उन पे लगता है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स तब लगेगा जब आप इनकम को खर्चोगे, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स तब लगेगा जब आप इनकम को अर्न करते हो, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स दे आर पेड व्हेन इनकम इज अर्नड, इनडायरेक्ट टैक्स दे आर पेड व्हेन इनकम इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस।
और अभी आपके साथ जितने भी क्वेश्चन थे सभी डिस्कस हो गए स्टूडेंट्स, ठीक। और ये सारे क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए इन शॉर्ट। होप सो आपको ये लेक्चर आपके लिए वर्थफुल होगा। थोड़ा लेंथी है बट आपके लिए वर्थफुल हो सकता है। अगर आपका कोई सजेशन हो तो हमारे साथ प्लीज शेयर करना, सो दैट वी कैन improve our performance in next lecture. Thank you, be students. Thanks very much.